मैं कृष्णा भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं नर्सिंग डाइस की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज जिस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आज अपन देखेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके फीमेल में होने के क्या कॉज है एंड कितने टाइप्स की ये होती है, एंड फीमेल के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे इन द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और अगर किसी फीमेल के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो इसको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो आइएगा सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो मैं यहां लिख देता हूं डेफिनेशन, implantation and development of zygote in the outside of the uterine cavity। अब देखिएगा यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, यहां इंप्लांटेशन एंड डेवलपमेंट होता है किसका, जायगोट का। जायगोट का क्या होगा, इंप्लांटेशन एंड डेवलपमेंट होगा, बट कहां देखने को मिलेगा, इन आउटसाइड ऑफ यूटेराइन कैविटी। तो नॉर्मली अपन बात करें जो जायगोट है उसका इंप्लांटेशन होता है वो यूट्रस के अंदर देखने को मिलता है, मीन यूटेराइन कैविटी में देखने को मिलता है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर जो इंप्लांटेशन होगा वो यूट्रस को छोड़कर यूट्रस की अदर साइड पर इंप्लांटेशन देखने को मिलेगा। अब देखिएगा कौन कौन सी साइट हो सकती है अदर साइड जहां पर इंप्लांटेशन देखने को मिलेगा। तो यहां बात कर लेते हैं अपन इसके टाइप्स की। इसके टाइप्स की बात करें तो इसके टाइप्स मेनली 2 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट इंट्रायूटेराइन एंड सेकेंड इज एक्स्ट्रायूटेराइन। अब देखिएगा कहां कहां पर ये प्रेगनेंसी इंप्लांट होती है, इसी बेस पर इसके टाइप्स को डिवाइड किया गया है। तो एक तो ये हो सकती है इंट्रायूटेराइन एंड एक्स्ट्रा यूटेराइन। अब देखिएगा इंट्रायूटेराइन की बात करें तो 1.5% केसेस के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंट्रायूटेराइन देखने को मिलती है, और एक्स्ट्रा यूटेराइन की बात करें तो 98.5% केसेस के अंदर ये एक्स्ट्रा यूटेराइन देखने को मिलेगी। अब इंट्रायूटेराइन की बात करें तो इसका मतलब है यूट्रस के अंदर ही, बट यूट्रस के अंदर अपन जानते हैं जो बॉडी वाले पार्ट में इंप्लांटेशन नॉर्मल प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर अगर इंट्रायूटेराइन इंप्लांटेशन होगा तो वो बॉडी पार्ट में ना होकर कहां देखने को मिलेगा, सर्विक्स के अंदर। मीन यहां पर सर्विक्स के अंदर इंप्लांटेशन होगा जायगोट का। इसको अपन बोलेंगे इंट्रायूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और ये 1.5% केसेस के अंदर ही देखने को मिलती है, मीन बहुत मिनिमम और बहुत ही रेयर होती है। अब बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वो है एक्स्ट्रा यूटेराइन, और एक्स्ट्रा यूटेराइन की बात करी थी अपने 98.5% केसेस के अंदर देखने को मिलती है। अब एक्स्ट्रा यूटेराइन की भी बात करें तो इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं अपन कि एक्स्ट्रा यूटेराइन कैविटी में कहां-कहां देखने को मिलेगी। तो ये मेनली अपन बोल सकते हैं कि यूट्रस के जो अदर पार्ट हैं लाइक ओवेरी के अंदर देखने को मिल सकती है, और ओवेरी के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो देखने को मिलेगी वो 0.5% केस के अंदर ही देखने को मिलेगी। सेकंड बात करें अपन तो फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब की बात करें अपन तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये मोस्टली देखने को मिलती है, मीन एक्टोपिक प्रेगनेंसी ज्यादातर फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही देखने को मिलती है, और फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है तो इस तरह की प्रेगनेंसी को अपन ट्यूबल प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। तो ट्यूबल प्रेगनेंसी बोले या फिर ट्यूब, यहां लिख देता हूं मैं ट्यूबल प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये कितने परसेंट केसेस के अंदर मिलती है, तो 98.5% केसेस के अंदर
आपको फैलोपियन ट्यूब के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी, जिसको अपन बोलते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी। एंड लास्ट बात कर ले अपन यहां तो किसके अंदर देखने को मिल सकती है, थर्ड एब्डोमेन। एब्डोमेन के अंदर देखने को मिल सकती है, और एब्डोमेन के अंदर जो देखने को मिलेगी वो 1% केसेस के अंदर ही देखने को मिलेगी। अब देखिएगा यहां पर अपन बात करें कि सबसे ज्यादा जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर देखने को मिल सकती है, जैसा कि अपन ने परसेंटेज भी दिया हुआ है 98.5%, और इसको ट्यूबल प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि फैलोपियन ट्यूब के पार्ट के अंदर कितने परसेंट में ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी। मीन जैसा कि अपन बात करते हैं कि नॉर्मली जो फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर देखने को मिलता है, और फैलोपियन ट्यूब का भी जो एम्पुला पार्ट है, मीन सबसे जो थिकेस्ट वाइडेस्ट पार्ट होता है वो एम्पुला होता है। तो एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, और कई बार वहां पर फर्टिलाइजेशन होकर इम्प्लांटेशन भी हो जाता है, मीन ट्यूब के अंदर ही इम्प्लांटेशन हो गया, तो अपन बोलेंगे ट्यूबल प्रेगनेंसी। और सबसे ज्यादा एम्पुला वाले पार्ट में ही इम्प्लांटेशन होता है, तो ट्यूबल प्रेगनेंसी में एम्पुला वाले पार्ट में सबसे ज्यादा इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है। और ऐसा क्यों होता है, तो अपन इसके आगे और भी देखेंगे कि ट्यूबल एडेशन हो सकता है, या फिर ट्यूब के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, या ट्यूब के अंदर ट्यूमर हो सकता है, या प्रीवियस एटोपिक प्रेगनेंसी रही हो, या आईयूडी फीमेल को इंसर्ट की गई हो। तो ये काफी सारे कॉज है ट्यूबल प्रेगनेंसी होने के। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ट्यूबल प्रेगनेंसी के अंदर कौन कौन से पार्ट में कितने परसेंट में एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। तो देखिएगा नेक्स्ट में अपन इसको डिवाइड करते हैं फैलोपियन ट्यूब को, तो मैं यहां लिख देता हूं नेक्स्ट। अब देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी की। मीन फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो इम्प्लांटेशन हो रहा था वो फैलोपियन ट्यूब के कौन कौन से पार्ट में देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि आपको पता है मैं यहां पर एक डायग्राम बना देता हूं फैलोपियन ट्यूब का। तो देखिएगा नॉर्मली अपन डायग्राम बनाते हैं फैलोपियन ट्यूब का। तो यहां पर आप देख रहे हो ये यूट्रस से कनेक्ट है, और ये वाला जो पार्ट है जो यूट्रस से कनेक्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं अपन इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल ये जो इसके जस्ट आगे वाला पार्ट है इसको बोलेंगे अपन इस्थमस। एंड जो ये सबसे थिकेस्ट पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं अपन एम्पुला। एंड जस्ट एम्पुला के जो आगे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। तो मेनली अपन के अंदर यहां पर 4 पार्ट निकल के सामने आते हैं। मतलब राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड पर फैलोपियन ट्यूब होती है, तो यहां पर मैंने एक ही साइड का फैलोपियन ट्यूब बनाया हुआ है। अब यहां पर एक ही साइड का फैलोपियन ट्यूब देख रहे हो जो यूट्रस से कनेक्ट है, इसको बोल रहे हैं अपन इंटरस्टिशियल। तो यहां पर लिख देता हूं मैं फर्स्ट इंटरस्टिशियल फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। सेकंड लिखते हैं अपन यहां पर इस्थमस। थर्ड लिखते हैं एम्पुला। एंड फोर्थ जो पार्ट था अपने वो था इनफंडिबुलम। अब देखिएगा यहां पर जो इंटरस्टिशियल वाला पार्ट है, मीन जो यूट्रस से कनेक्ट है, इसके अंदर जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होंगे वो होंगे 25%। मीन 25% एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंटरस्टिशियल पार्ट के अंदर देखने को मिलेगी। मीन ट्यूबल प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं अपन, जो ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पार्ट है, तो इसके अंदर जो ट्यूब का पार्ट है इंटरस्टिशियल, इसके अंदर अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है, तो 25% चांसेस होते हैं यहां पर होने के। और इस्थमस की बात करें तो इस्थमस के अंदर 20% चांसेस होंगे। जबकि एम्पुला की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया था सबसे थिकेस्ट पार्ट होता है और सबसे ज्यादा ट्यूबल प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं इसके अंदर, तो यहां पर लिख देंगे 50% चांसेस हैं। एंड लास्ट जो फिम्ब्रियाई से कनेक्ट होता है इनफंडिबुलम वाला पार्ट,
अगर इसकी परसेंटेज की बात करें तो यहाँ 5% ही चांसेस होते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी होने के। तो ये तो हुई ट्यूबल प्रेगनेंसी के पार्ट की बात कि कितने परसेंट के अंदर यहाँ पर चांसेस होंगे। तो अभी तक अपन ने देखे थे इसके टाइप्स के अंदर मेनली 2 ही टाइप्स थे, एक तो इंट्रा यूटेराइन एंड एक्स्ट्रा यूटेराइन। इंट्रा यूटेराइन की बात करें तो सर्विक्स के अंदर इम्प्लांटेशन होना था, और एक्स्ट्रा यूटेराइन की बात करें तो वहां पर अपन देख रहे थे ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब एंड एब्डोमेन। जो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज था वो फैलोपियन ट्यूब का था, जिसको अपन ट्यूबल प्रेगनेंसी बोल रहे थे। और ट्यूबल प्रेगनेंसी के अंदर भी जो मेनली 4 पार्ट थे, फर्स्ट एंड इंटरस्टिशियल, स्टेमस, एम्पुला एंड लास्ट इनफंडिबुलम, इनके अंदर भी अपन ने परसेंटेज देखे। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के क्या कॉज हैं, मीन फीमेल के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी किन कारणों की वजह से होती है। तो यहां मैं नेक्स्ट लिखता हूं कॉज। यहां बात करते हैं अपन कॉज की। अब कॉज की बात करें तो यहां पर मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। तो मैं यहां लिखता हूं PID। PID इज द मोस्ट कॉमन कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज। और मोस्ट कॉमन कॉज किसका है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। मोस्ट कॉमन कॉज है PID, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। PID की फुल फॉर्म मीन पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पेल्विक ऑर्गन के जितने भी पार्ट होंगे वहां पर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। और इन इन्फ्लामेशन मीन पेल्विक ऑर्गन के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हुआ तो हो सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। ये मोस्ट कॉमन कॉज है। अब PID मीन कहां-कहां इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है, तो मैं बता सकता हूं यहाँ पे यूट्रस के अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। मेनली जो यूट्रस की तीनों लेयर होती है उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है, और यूट्रस की लेयर के अंदर अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसको बोलते हैं अपन लेटराइटिस। और कहां इन्फ्लामेशन हो सकता है तो बोल सकते हैं अपन ट्यूब के अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। ट्यूब मीन फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है तो उसको अपन बोलते हैं साल्फिंजाइटिस। साल्फिंजाइटिस। एंड लास्ट जो हो सकता है मैन ओवेरी, ओवेरी के अंदर भी इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है, और ओवेरी के अंदर अगर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है तो उसको बोलते हैं अपन ऑफ्राइटिस। ऑफ्राइटिस। अब देखिएगा यहां पर ये तीनों टाइप थे PID के, ये मोस्ट कॉमन कॉज था। नेक्स्ट कॉज की बात करें तो यहां मैं लिख देता हूं नेक्स्ट कॉज जो हो सकता है, नेक्स्ट कॉज की बात करें तो मान लो किसी फीमेल में पहले से ही हिस्ट्री हो, प्रीवियस हिस्ट्री हो एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसके पहले से हो गई हो, तो हो सकता है कि नेक्स्ट भी उसके जो प्रेगनेंसी होगी वो एक्टोपिक हो सकती है। तो सेकंड कॉज की अपन बात कर रहे हैं तो सेकंड कॉज यहां लिख देता हूं मैं प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। पहले से ही अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री हो तो हो सकता है जो अब प्रेगनेंसी हो सकती है वो एक्टोपिक ही हो। नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं अपन। PID फर्स्ट था, सेकंड था प्रीवियस, थर्ड की बात करें तो ट्यूबल एडेशन। ट्यूबल एडेशन, ट्यूबल एडेशन का मीन यहां पर है फैलोपियन ट्यूब का नैरो हो जाना, मीन उसकी जो ल्यूमन है उनका डायमीटर कम हो जाना, मीन ट्यूब का कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, ट्यूब का सिकुड़ जाना, ट्यूब का नैरो हो जाना, इसको बोलते हैं अपन ट्यूबल एडेशन। और अगर ट्यूब नैरो हो गई है तो उसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा ओवम का, और फर्टिलाइजेशन होकर वो यूट्रस के अंदर जाना चाहिए था, मीन उसमें सिलियरी मूवमेंट पाया जाता है, और सिलियरी मूवमेंट से जो फर्टिलाइजेशन होकर जायगोट बना था वो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस के अंदर जाता है। बट यहाँ पर सिलियरी मूवमेंट तो होगा, बट क्या हो रहा है वो नैरो हो गई है, एडेस हो गई है, चिपक गई है, उसकी वजह से वो जो जायगोट है वो आगे मूवमेंट नहीं कर पाएगा, वो यूट्रस तक नहीं जा पाएगा, और वो यूट्रस तक नहीं जा पाएगा तो ट्यूब के अंदर ही क्या हो जाएगा, वो इम्प्लांट हो जाएगा।
तो ट्यूबल एडेशन की वजह से भी क्या देखने को मिलेगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी। फोर्थ कोज की बात कर ले, फोर्थ रीजन की बात कर ले तो हो सकता है ट्यूब के अंदर ट्यूमर हो, तो ट्यूबल ट्यूमर। नेक्स्ट लिख सकते हैं अपन, मान लो ट्यूब जब डेवलपमेंट हो रहा था फीमेल का, और फीमेल के डेवलपमेंट के टाइम ही यूट्रस या फिर ट्यूब के अंदर कोई डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। तो मैं यहां लिख देता हूं डेवलपमेंटल ट्यूबल एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल सकती है डेवलपमेंट के टाइम ट्यूब में। तो नेक्स्ट लिखता हूं मैं यहां आईयूडी। आईयूडी का मीन है यहां इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। किसी फीमेल के अंदर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस अगर पहले से ही इंसर्ट है तो हो सकता है उसमें अब जो प्रेगनेंसी हो, जो वो बेबी कंसीव करे, वो एक्टोपिक हो सकता है, मीन एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिल सकती है। तो ये सारे थे कॉज। इसमें जो मेन कॉज था अपने वो था पीआईडी। पीआईडी मीन पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के अंदर मेट्राइटिस, साल्फिंजाइटिस, ऑफराइटिस एंड प्रीवियस हिस्ट्री हो सकती है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी को तो हो सकता है कि नेक्स्ट जो भी प्रेगनेंसी हो वो एक्टोपिक हो सकती है, ट्यूबल एडेशन की वजह से हो सकता है, ट्यूमर की वजह से हो सकता है, डेवलपमेंटल ट्यूबल एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो सकता है, एंड लास्ट था अपने आईयूडी। आईयूडी अगर किसी फीमेल के इंसर्ट है तो हो सकता है उसके अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। तो ये तो थे कॉज। अब जो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण फीमेल में क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं साइन एंड सिम्टम। अब देखिएगा बात करते हैं अपन साइन एंड सिम्टम्स की। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फीमेल के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं फर्स्ट एमनोरिया। एमनोरिया प्रेजेंट रहेगा फीमेल के अंदर, और एमनोरिया जो है वो अर्लीस्ट साइन है, अर्लीस्ट साइन मीन सबसे पहले एमनोरिया ही प्रेजेंट होगा फीमेल के अंदर। अगर अपन बात करें एमनोरिया के अंदर भी तो 75% केसेस में, 75% केसेस में ये 7th वीक तक देखने को मिलता है, एंड रिमेनिंग बात करें अपन 25% केसेस के अंदर ये 4th वीक तक ही देखने को मिलेगा एमनोरिया। तो मेन यहां पर अपन कह सकते हैं कि एमनोरिया 7th वीक मिलेगा तो इसके बाद ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। तो यहां मैं लिख देता हूं नेक्स्ट साइन वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, और ये अर्लीस्ट साइन ना होकर कैसा साइन है, लेटर साइन मीन सबसे बाद में देखने को मिलेगा ऐसा। और ऐसा क्यों हो रहा है, डेथ ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की डेथ होने के बाद ऐसा देखने को मिलेगा। यहां पर डेथ हो जाएगी एम्ब्रियो की, या फिर अपन कह सकते हैं ट्यूब रप्चर हो जाएगी। ट्यूब जो प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो रही थी, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का तो डायमीटर बढ़ता जाएगा, और हाईएस्ट डायमीटर के बाद यहां पर रप्चर हो सकती है ट्यूब। तो रप्चर होने की वजह से या फिर एम्ब्रियो की डेथ होने की वजह से बाद में आपको क्या देखने को मिलेगी, वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और इसका जो मेन साइन है, मतलब मोस्ट कॉमन साइन है, मोस्ट कॉमन साइन है इसका एब्डोमिनल पेन। यहां मैं लिख देता हूं मोस्ट कॉमन साइन मीन नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर आपको एब्डोमिनल पेन देखने को नहीं मिलेगा, बट यहां पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एब्डोमिनल पेन प्रेजेंट रहता है। और एब्डोमिनल पेन प्रेजेंट रहेगा तो कौन से पार्ट में रहेगा, तो हम यहां लिख देते हैं अपन लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन एरिया के अंदर आपको क्या प्रेजेंट मिलेगा, पेन प्रेजेंट मिलेगा। लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा फीमेल के अंदर। नेक्स्ट अगर अपन बात कर लें तो HCG टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा। HCG टेस्ट अगर आप कराओगे ब्लड के अंदर और यूरिन के अंदर तो पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो ये तो हुई साइन एंड सिम्टम्स की बात।
इसमें जो मेन साइन था अपने वो था एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है वुमेन के अंदर। एमनोरिया प्रेजेंट रहेगा शुरुआत में एंड लेटर बाद के अंदर आपको वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और एब्डोमिनल पेन मोस्ट कॉमन साइन है एंड एससीजी प्रेजेंट रहेगा ब्लड के अंदर और यूरिन के अंदर। जब आप एससीजी टेस्ट करोगे तो एससीजी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अब यहां पर बात करते हैं अपन कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है किसी फीमेल को, तो उसको पता कैसे लगाएंगे, डायग्नोज कैसे करेंगे। तो यहां मैं बात कर देता हूं डायग्नोसिस की, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस की, कि कैसे पता लगाया जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे डायग्नोज करने के लिए तो एससीजी टेस्ट ही किया जाएगा। तो यहां लिख देते हैं अपन मेनली शुरुआत में क्या करते हैं अपन, एससीजी टेस्ट। अब देखिएगा यहां पर जो एससीजी का टेस्ट देखने को मिलेगा, अगर एडवांस प्रेगनेंसी की बात करें, एडवांस प्रेगनेंसी का मीन है जो प्रेगनेंसी नॉर्मल है, और नॉर्मल प्रेगनेंसी को अपन एडवांस प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो उसमें जब आप एससीजी टेस्ट देखोगे तो वो इंक्रीज देखने को मिलता है, मीन धीरे धीरे वो इंक्रीज होता जाएगा। बट यहां पर बात करें एटोपिक प्रेगनेंसी की, तो एटोपिक प्रेगनेंसी के अंदर डिक्रीज देखने को मिलेगा, किसकी तुलना में, एडवांस प्रेगनेंसी की तुलना में। ऐसे ही बात करें अपन प्रोजेस्टेरोन की, तो प्रोजेस्टेरोन भी आपको कैसा देखने को मिलेगा, डिक्रीज अमाउंट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईस्ट्रोजन की, तो ईस्ट्रोजन भी डिक्रीज अमाउंट में देखने को मिलेगा, मीन प्रेजेंट तो रहेंगे बट जो नॉर्मल एडवांस प्रेगनेंसी की तुलना में बात करें अपन तो उसकी तुलना में कम देखने को मिलेंगे। कंपैरिजन कर रहे हैं अपन एडवांस प्रेगनेंसी से, मीन नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी से जब आप कंपेयर कर रहे हो एटोपिक प्रेगनेंसी को, तो एटोपिक प्रेगनेंसी के अंदर जो एससीजी है उसका लेवल कम मिलेगा, प्रोजेस्टेरोन का कम मिलेगा, ईस्ट्रोजन का कम मिलेगा। मीन अपन यहां पर कह सकते हैं कि जब अपन हार्मोन्स टेस्ट करेंगे तो सारे हार्मोन्स डिक्लाइन देखने को मिलेंगे, कम देखने को मिलेंगे एडवांस प्रेगनेंसी के कंपैरिजन। तो ये तो हुई हार्मोन्स की बात। नेक्स्ट अपन बात कर लें कि कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या है, तो यहां लिख देते हैं अपन कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है इसका यूएसजी करके आप कंफर्म कर सकते हो कि एटोपिक प्रेगनेंसी किस साइट पर हो रही है, फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में हो रही है। और एक्स्ट्रा फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो ओवेरी के अंदर कहां हो रही है या एब्डोमेन के अंदर हो रही है। तो ये सारे साइट का पता लग सकता है किसकी वजह से, यूएसजी की वजह से। तो यूएसजी इज द कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एंड लास्ट में बात कर लूं और अपन क्या कर सकते हैं, तो यहां मैं लिख देता हूं कोल्डोसेंटेसिस, मीन कोल्डोसेंटेसिस आप कर सकते हो किसके अंदर, एटोपिक प्रेगनेंसी के अंदर। अभी कोल्डोसेंटेसिस होता क्या है तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर। अब देखिएगा यहां पर पेल्विक कैविटी की बात करें तो पेल्विक कैविटी में जो ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा, यहां मैं लिख देता हूं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट पोस्टीरियर पीछे की साइड आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यूट्रस देखने को मिलेगा। और जस्ट यूट्रस के अगर पीछे अपन बात कर लें तो कौन सा, इंटेस्टाइन वाला पार्ट देखने को मिलेगा, और इसको अपन लिख देते हैं रेक्टम, लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहां से एब्डोमेन एरिया को कवर करती हुई, मीन एब्डोमिनल ऑर्गन को कवर करती हुई पेरिटोनियल लेयर आती है। और ये पेरिटोनियल लेयर जब यहां पर आकर एक पाउच बनाएगी, ये यहां पर एक पाउच बनाएगी, और इस पाउच को बोलते हैं अपन पाउच ऑफ डगलस, पाउच ऑफ डगलस। अब ये पाउच ऑफ डगलस फीमेल के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि फीमेल के अंदर यूट्रस प्रेजेंट है, और यूट्रस और रेक्टम के बीच में ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको पाउच ऑफ डगलस बोलते हैं। अब इस पाउच ऑफ डगलस में ये पेरिटोनियल लेयर से फॉर्म हुआ है, तो यहां पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है इस पाउच के अंदर, इसको बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड। अब ये जो पेरिटोनियल फ्लूइड है मेनली यहां पर इसका ही सेंटेसिस किया जाता है। सेंटेसिस मीन होता है एस्पाइरेट करना। फ्लूइड को जब एस्पाइरेट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन सेंटेसिस। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, सेंटेसिस किया जा रहा है। और किसका सेंटेसिस किया जाएगा,
पेरिटोनियल फ्लूइड का। और पेरिटोनियल फ्लूइड कहां प्रेजेंट है? पाउच ऑफ डगलस में। और पाउच ऑफ डगलस कहां बनता है? यूट्रस और रेक्टम के बिटवीन। और किससे बनता है? तो अपन बोल सकते हैं पेरिटोनियल लेयर से फॉर्म होता है। और इस जो पाउच ऑफ डगलस के अंदर पेरिटोनियल फ्लूइड है, इसका सिंथेसिस किया जाता है। अब मेनली सिंथेसिस क्यों किया जाता है, मीन कोल्डोसिंथेसिस अपन क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर ये सिंथेसिस मीन एस्पाइरेट करते हैं, और एस्पाइरेट करके ये पता लगाते हैं कि ट्यूब जो है वो रप्चर तो नहीं हो गई है। अगर ट्यूब रप्चर हो जाती है तो इस पेरिटोनियल फ्लूइड के अंदर क्या देखने को मिलेगा? ब्लड देखने को मिलेगा। मीन जो आप एस्पाइरेट कर रहे हो पेरिटोनियल फ्लूइड, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? ब्लड प्रेजेंट रहेगा। और ब्लड कब प्रेजेंट रहेगा? जब ट्यूब क्या हो गई है? ट्यूब रप्चर हो गई है। ट्यूब अगर रप्चर हो गई है तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ब्लड देखने को मिलेगा। और कोल्डोसिंथेसिस के अंदर अपन यही देखते हैं कि ट्यूब रप्चर हुई है या नहीं हुई। ट्यूब रप्चर होगी तो आपको ब्लड देखने को मिलेगा। तो ये तो हुई अपन के डायग्नोसिस की बात। अब अगर किसी फीमेल के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है और आपने डायग्नोस कर ली है, अब उसको मैनेज कैसे किया जाएगा, मीन उसका क्या मैनेजमेंट है? तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। तो देखिएगा, अब अपन देखते हैं इसका मैनेजमेंट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो मैनेजमेंट है वो दो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। फर्स्ट कंडीशन की बात करें यहां पर तो अनरप्चर्ड ट्यूब। फर्स्ट कंडीशन में ट्यूब रप्चर्ड नहीं हुई है। सेकंड कंडीशन की बात करें तो रप्चर्ड ट्यूब। सेकंड कंडीशन में ट्यूब क्या हो गई है? रप्चर्ड हो गई है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अनरप्चर्ड ट्यूब की, जिसमें ट्यूब रप्चर नहीं हुई है। अब ट्यूब जब रप्चर नहीं हुई है तो इसका जो मैनेजमेंट किया जाएगा, इस मैनेजमेंट को बोलेंगे हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। तो यहां मैं लिख देता हूं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। अब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के अंदर अपन दो तरीके से इसका मैनेजमेंट करते हैं। तो मैं इसको टू कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई कर देता हूं। एक तो है मेडिकल मैनेजमेंट, इसको बोलेंगे अपन कंजर्वेटिव मेडिकल मैनेजमेंट। एंड सेकंड है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट, इसको बोलेंगे अपन कंजर्वेटिव सर्जिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले अपन बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। तो यहां जो कंडीशन आएगी जब मेडिकल मैनेजमेंट किया जाएगा तो किस कंडीशन में कर सकते हैं? तो फीटस इज लेस देन, जो फीटस है आपका वो लेस देन 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। 4 सेंटीमीटर से कम का फीटस होना चाहिए। और सर्जिकल मैनेजमेंट कब करेंगे? जब 4 सेंटीमीटर से ज्यादा का फीटस है। तो फीटस इज मोर देन 4 सेंटीमीटर। यहां मैं लिख देता हूं मोर देन 4 सेंटीमीटर, यहां लेस देन था 4 सेंटीमीटर। तो बात करते हैं सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट में अपन मेनली करेंगे क्या? तो यहां पर मेडिसिन्स दी जाती है मेडिकल मैनेजमेंट में। तो फर्स्ट जो मेडिसिन देंगे वो है मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट जो अपन फीमेल को देंगे वो कितनी देंगे? 50 mg। अब जो ये 50 mg है वो किस रूट से दी जाएगी? IM, मीन इंजेक्टेबल रूट। इंजेक्टेबल देंगे और रूट होगा अपन का IM दी जाएगी 50 mg फर्स्ट डे। जिस दिन लग रही है 50 mg लगेगी फर्स्ट डे। फिर अल्टरनेट लगाएंगे, मीन नेक्स्ट डे नहीं लगाएंगे, फिर लगाएंगे अपन फोर्थ डे पर। और डोज वही होगी 50 mg। मेथोट्रेक्सेट करेगी क्या? तो मेथोट्रेक्सेट जो ड्रग होती है ये मेनली करती क्या है? यहां पर सेल का डिवीजन जो होता है उसको स्टॉप करती है। अब सेल का जो डिवीजन है उसको स्टॉप करेगी तो अपन बोल सकते हैं कि इसको कैंसर
जो कैंसर की कंडीशन होती है तब भी मेथोट्रेक्सेट ड्रग यूज करते हैं अपन, क्योंकि सेल का क्या होता है, एबनॉर्मल डिवीजन होने लगता है किसके अंदर, कैंसर के अंदर। तो कैंसर की ड्रग है मेथोट्रेक्सेट, अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इसलिए यूज कर रहे हैं, जो आपका फीटस है वो ग्रो नहीं करे, उसकी जो सेल है उसके अंदर डिवीजन नहीं हो, तो उसकी डिवीजन को रोकने के लिए अपन मेथोट्रेक्सेट 50 mg IM फीमेल को देते हैं फर्स्ट डे, और फिर नेक्स्ट 4th डे पर यही डोज लगाई जाती है, जिससे जो फीटस है वो ग्रो नहीं करेगा, उसकी सेल के अंदर डिवीजन नहीं होगा। और जो ड्रग की बात करें तो यहां पर देते हैं अपन प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन, अब प्रोस्टाग्लैंडिन तो दे रहे हैं अपन फीमेल को, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करता है। और यहां पर ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फैलोपियन ट्यूब की जो आर्टरी है उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ट्यूब को होने वाली सप्लाई कम हो जाएगी, ब्लड सप्लाई, और ट्यूब के अंदर जो फीटस है उसको ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो उसकी सेल क्या नहीं कर पाएंगी, ग्रो नहीं कर पाएंगी, और फीटस की सेल ग्रो नहीं करेंगी तो फीटस का डेवलपमेंट नहीं होगा। और अपन का जो मैनेजमेंट है वो यही है कि फीटस डेवलप्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर फीटस डेवलप हो गया और वो ज्यादा बढ़ जाएगा, 4 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ जाएगा और बढ़ता चल जाएगा, तो हो सकता है जो डायमीटर है, जो हाईएस्ट डायमीटर है उससे ज्यादा अगर बढ़ेगा तो ट्यूब रप्चर हो सकती है। सेकंड कंडीशन की बात करें अपन सर्जिकल मैनेजमेंट, अगर फीटस आपका 4 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है। अब कंजर्वेटिव सर्जिकल मैनेजमेंट के अपन मेनली करते क्या है, तो मैं यहाँ फर्स्ट यहाँ पर सर्जरी की जाएगी, और फर्स्ट सर्जरी की बात करें तो साल्फिंजेक्टोमी, यहाँ लिख देता हूं मैं साल्फिंजेक्टोमी करेंगे यहाँ पर अपन। और साल्फिंजेक्टोमी में क्या करते हैं, यहाँ पर अपन ट्यूब मींस साल्फिंज का मतलब है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के अंदर अपन कट लगाते हैं, और जो फीटस डेवलप हो रहा था वहां से उसको निकाल लिया जाता है, जो इम्प्लांट हुआ था एबनॉर्मली उसको निकाल लिया जाता है, और यहाँ पर कट लगाकर अपन दोबारा सुचर नहीं लगाते हैं, इसको वैसा का वैसा ही छोड़ दिया जाता है। और ये सेकेंडरी हीलिंग सेकेंडरी हीलिंग जो वुंड हीलिंग की प्रोसेस है, तो सेकेंडरी हीलिंग होते हुए ये अपने आप ट्यूब क्या हो जाती है, हील हो जाती है। अब सेकंड बात करें इसके अंदर तो अपन कौन सी सर्जरी करते हैं, तो यहां लिख देता हूं मैं सेगमेंटेशन, रिसेक्शन, एनास्मोसिस। यहां पर सेगमेंटेशन, रिसेक्शन, एनास्मोसिस किया जाता है, और ये क्या होता है, यहां पर अपन फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं, फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट कट कर दिया जाता है जो अफेक्टेड पार्ट होता है, और वहां से अपन उस फीटस को निकाल लेते हैं जो डेवलप हो रहा था, और जो सेक्शन अपन ने कट करा है उसको रिमूव कर देते हैं, और जितना सेक्शन बचा है उसका एनास्मोसिस कर दिया जाता है, उसको जोड़ दिया जाता है। तो ये तो हुई मेनली 2 सर्जरीज के अंदर करते हैं। और मान लो अगर ज्यादा अफेक्टेड हो गई है फैलोपियन ट्यूब, तो साल्फिंजेक्टोमी भी इसके अंदर कर सकते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं साल्फिंजेक्टोमी। थर्ड साल्फिंजेक्टोमी कर दी जाती है, मीन रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, पूरी फैलोपियन ट्यूब को ही यहां पर निकाल दिया जाता है। CTOMY मीन होता है रिमूव कर देना, यहां पर अपन फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर देते हैं। ये तो ही कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की बात, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। ये किसके पार्ट थे, अनरप्चर्ड ट्यूब के पार्ट थे। अगर ट्यूब अनरप्चर्ड है मीन रप्चर नहीं हुई है, तब अपन ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं। अब सेकंड अपन बात करते हैं रप्चर्ड ट्यूब की। अगर ट्यूब रप्चर्ड हो गई है तो क्या किया जाएगा, तो देखिएगा नेक्स्ट सेकंड रप्चर्ड ट्यूब कंडीशन की बात करते हैं अपन। रप्चर्ड ट्यूब क्या हो गई थी, रप्चर हो गई थी, तो इसको कैसे मैनेज किया जाएगा।
अब यहाँ पर अपन ट्यूब जब रप्चर हो जाती है तो कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट नहीं करते हैं, अपन सिर्फ सर्जिकल मैनेजमेंट ही करते हैं। यहाँ पर सर्जन जो है सर्जरी परफॉर्म करता है, तो यहाँ लिख देते हैं अपन सर्जिकल मैनेजमेंट। तो देखिएगा अपन बात करते हैं यहां पर सेकंड कंडीशन की, रप्चर्ड ट्यूब। ट्यूब जब रप्चर हो जाएगी तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। यहां पर अगर फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में तो कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट नहीं किया जाता, ओनली सर्जिकल मैनेजमेंट परफॉर्म किया जाता है। तो यहां लिखते हैं अपन सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट ही परफॉर्म करते हैं अपन। और सर्जिकल मैनेजमेंट में जो सर्जरी की जाती है मेनली वो की जाती है लेप्रोटोमी। लेप्रोटोमी करते हैं अपन। और लेप्रोटोमी में मेनली होता क्या है, तो यहां पर एब्डोमिनल वॉल पर क्या लगाया जाता है, कट लगाया जाता है, इंसिजन लगाया जाता है। और इस कट के थ्रू अपन क्या करते हैं, सब हिस्टेक्टोमी करते हैं। सब हिस्टेक्टोमी परफॉर्म की जाती है। सब हिस्टेक्टोमी का मतलब है यूट्रस का कुछ पार्ट रिमूव कर दिया जाता है, मीन जो अफेक्टेड पार्ट है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो सम पार्ट ऑफ यूट्रस आर रिमूव्ड। जो अफेक्टेड पार्ट है उसको रिमूव कर लेते हैं। अब यहां पर अपन जब सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं तो जो कंडीशन थी अपनी रप्चर्ड ट्यूब की, मीन यहां पर ट्यूब क्या हो गई थी, रप्चर हो गई थी। तो इससे क्या है, पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और जो ब्लीडिंग देखने को मिलेगी तो पेशेंट शॉक में जा सकता है, हेमरेजिक शॉक हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिल सकता है। तो यहां पर अपन साथ के साथ पेशेंट को क्या करेंगे, एंटी शॉक ट्रीटमेंट भी देंगे। तो यहां मैं लिखता हूं एंटी शॉक ट्रीटमेंट। अब एंटी शॉक ट्रीटमेंट में मेनली अपन क्या देंगे, फ्लूइड प्रोवाइड करवाएंगे। फ्लूइड प्रोवाइड करवाएंगे पेशेंट को। फ्लूइड क्यों प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन क्रिएट हो सकती है पेशेंट के अंदर, बिकॉज ब्लीडिंग होने की वजह से जो ब्लड है वो आर्टरी से बाहर आ गया है, तो जो बॉडी के अंदर है वो वॉल्यूम कम होने की कंडीशन होगी। इसलिए अपन यहाँ पर सर्जरी करने से पहले फ्लूइड प्रोवाइड करवाते हैं, एंटी शॉक ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको। यहाँ पर लेप्रोटोमी परफॉर्म करते हैं, एब्डोमिनल वॉल पर कट लगाया जाता है और उसके बाद सब हिस्टेक्टोमी परफॉर्म की जाती है। सब हिस्टेक्टोमी का मतलब है सम पार्ट ऑफ यूट्रस आर रिमूव्ड, मीन जो अफेक्टेड पार्ट होगा उसको रिमूव कर लिया जाएगा। तो ये तो थी आज एटोपिक प्रेगनेंसी की बात। हाँ, एटोपिक प्रेगनेंसी में अपन ने मेनली देखी थी इसकी डेफिनेशन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है एटोपिक मीन ही होता है आउटसाइड। आउटसाइड मीन यहाँ पर आउटसाइड इम्प्लांटेशन हो रहा था यूट्रस के, मीन यूट्रस की अदर साइड पर इम्प्लांटेशन देखने को मिल रहा था। इसके अपन ने टाइप्स पढ़े, कॉज देखे, साथ के साथ साइन सिम्टम देखे और इस कंडीशन को कैसे मैनेज किया जाएगा तो अपन ने इसका मैनेजमेंट भी देखा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड ऐसे ही रेगुलर वीडियो के अपडेट के लिए आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।